हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेट। ओके, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और इसका हम इंट्रोडक्शन आज पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इसकी 11th में तो पढ़ना ही है। अगर आपने इसको यहाँ पर ध्यान से कंसेप्ट वाइज क्लियर नहीं किया तो ये आपको 12th में प्रॉब्लम करेगा। ये 12th में काम आएगा। अगर आप आगे कॉमर्स के हैं तो अगर आप आगे सीए फाउंडेशन करते हैं तो वहाँ पर भी ये सेट जो चैप्टर है ये हमें वहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है, अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में तो भी आपको ये चैप्टर बहुत हेल्प करेगा। या अगर आप साइंस के हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो सेट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके कंसेप्ट हमें आने चाहिए क्योंकि आगे के चैप्टर्स को समझने के लिए कहीं ना कहीं इसकी नॉलेज होना जरूरी है। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेट। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेट बेसिकली होता क्या है। सेट, ठीक है, तो सेट की जो डेफिनेशन है, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो देखिए सेट को नॉर्मली डिफाइन किया जाता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कौन सा डिफाइन? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मीन्स ऑब्जेक्ट्स का या नंबर्स का या फंक्शंस का कलेक्शन है। अब नंबर्स और फंक्शन, नॉर्मली अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो हमारे तो नंबर्स आते हैं, फंक्शन आते हैं, तो हम यहीं पर ही लिमिटेड नहीं हैं। ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा है, आपके पास कुछ भी पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, जैसे बुक्स हो सकती हैं, बुक्स नंबर और फंक्शन तो नहीं होते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट मीन्स सब कुछ जो भी एग्जिस्ट करता है जिसको हम विजुलाइज कर सकें। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट या जिसको हम नोट डाउन कर सकें। तो ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन उनका कलेक्शन तो होगा, उनको कलेक्ट करके लिखना है। लेकिन कलेक्शन में क्या खास बात होनी चाहिए? इट विल बी वेल डिफाइंड। ओके, दैट इट इज नोन एज अ सेट। अगर ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, इफ इट इज नॉट वेल डिफाइंड देन वी कैन नॉट से दैट इट विल बी अ सेट। ओके, क्लियरली वेल डिफाइंड होना कंपल्सरी है। इट इज कंपल्सरी टू वेल डिफाइंड। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? लेट्स चेक। फॉर एग्जांपल, वी हैव कलेक्शन of vowels या कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वोवल्स, सीधा सीधा यूं लिख सकते हैं हम, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वोवल्स। तो बताइए इंग्लिश में वोवल्स क्या क्या होते हैं? सभी जानते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ओके, 5 वोवल्स होते हैं किसमें? इंग्लिश में। तो बताइए इसके अलावा किसी को कुछ आता है क्या? क्या हाँ हमने ये मिस कर दिया या इसमें ये ज्यादा ले लिया, इसमें से कुछ हटाना है? नहीं ना। इंग्लिश के वोवल्स कितने होते हैं? 5 ही होते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर है सभी को। इसके अलावा न तो कोई हमारा छूटा हुआ है न कोई आने वाला है। ठीक है, तो इट मींस वी हैव ओनली 5 वोवल्स, देयर इज नो डिस्प्यूट इन हियर। ओके, देयर इज नो डिस्प्यूट। ओके, अब सेट को लिखने का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है। इसको कर्ली ब्रेसेस में, ब्रैकेट जिन्हें बोलते हैं हम, उसमें पैक करते हैं और इसको नेम कुछ भी दे सकते हैं। और नेम जो देंगे वो हमेशा कौन से लेटर से डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से। कौन से लेटर से? कैपिटल लेटर से। ठीक है, जैसे वेल डिफाइन हो गया, मतलब इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब दूसरी बात करें, इंडियन रिवर्स। कौन सी रिवर्स? इंडियन रिवर्स। तो इंडिया में जो भी बहती है रिवर्स, जो इंडिया के अंदर आती है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर आती है, वो कौन सी रिवर्स कहलाएंगी? इंडियन रिवर्स। भले ही बहुत सारी हो लेकिन हम उसको लिस्टेड तो कर सकते हैं ना कहीं ना कहीं। इंडियन एक्टर्स, तो जो भी इंडिया के वो तरफ से एक्टिंग करते हैं वो सारे क्या हो गए? इंडियन एक्टर्स। इंडियन क्रिकेटर्स, बहुत सारे इंडियन क्रिकेटर्स है जो बीसीसीआई के थ्रू रजिस्टर्ड हैं, दैट विल बी इंडियन क्रिकेटर्स। तो अगर हम बात करें किसकी? कलेक्शन ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स। किसकी बात करें हम? कलेक्शन ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स।
तो इंडियन क्रिकेटर्स में जितने भी अभी तक खेले हैं वो सब आ जाएंगे, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे अभी कि काउंटिंग करनी है या नहीं करनी है। तो जितने भी हो 10, 20, 100, 50, 1000, जितने भी हो 1000, सारे जो बीसीसीआई के थ्रू एक बार रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो सारे कौन से होंगे, इंडियन क्रिकेटर्स होंगे। तो इसमें कोई डिस्प्यूट है क्या, जो बीसीसीआई के थ्रू रजिस्टर्ड है इंडियन एसोसिएशन के थ्रू, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, तो वो सारे क्या होंगे, इंडियन क्रिकेटर्स होंगे। बाहर के क्रिकेटर्स तो इंडियन नहीं हो सकते। ओके, तो इसमें कोई डिस्प्यूटेड नहीं होगा। ओके, लेकिन जैसे ही हम इंडियन क्रिकेटर्स में एक वर्ड ऐड करेंगे, क्या एक वर्ड ऐड करते हैं इसमें, देखिए क्या, गुड इंडियन क्रिकेटर्स, क्या, गुड इंडियन क्रिकेटर्स, या गुड के प्लेस पर आप फेवरेट भी लिख सकते हैं, FAVOURATE, फेवरेट। अब बताइए आप सभी का फेवरेट क्रिकेटर कौन कौन है। सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, अब इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। जैसे सपोज इसमें तो सब कुछ आ गया, लेकिन गुड इंडियन क्रिकेटर्स में सपोज करो एक मैं हूं, माय नेम इज एक्स, जैसे एक्स ले लीजिए, कोई दूसरा स्टूडेंट ले लीजिए वाई। अब एक्स को बात करते हैं कि फेवरेट इंडियन क्रिकेटर्स या गुड इंडियन क्रिकेटर्स के नाम बताओ। तो जैसे एक ने बोला सचिन तेंदुलकर, दूसरे ने बोला कपिल देव, तीसरे ने बोला विराट कोहली, ठीक है, चौथे ने बोला युवराज सिंह। ओके, तो इसने ये 4 नाम बताया कि मेरे फेवरेट ये है मेरे अकॉर्डिंग। ओके, अब वाई ने क्या बोला, वाई ने बोला कि नहीं सर मेरा तो सचिन तेंदुलकर नहीं है, विराट कोहली बोल दिया। क्या बोल दिया, विराट कोहली बोल दिया। ठीक है, VVS लक्ष्मण बोल दिया। ओके, और जैसे इसमें एक युवराज सिंह भी बोल दिया। तो इस तरह से इन्होंने बोला। अब देखिए बात तो एक ही है ना, फेवरेट इंडियन क्रिकेटर, लेकिन एक्स के अकॉर्डिंग उसके फेवरेट 4 हैं, वाई के अकॉर्डिंग उसके फेवरेट अदर हैं। क्या दोनों में कुछ कॉमन है, क्या नहीं है, चीज एक ही है, टॉपिक एक ही है, लेकिन आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं, 2-2 आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर पर्सनल इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया, पर्सनल इंटरेस्ट। तो ये वेल डिफाइन नहीं हुआ, डिस्प्यूट हो गया, सचिन तेंदुलकर इसको पसंद है इसको नहीं है। तो इस फेवरेट क्रिकेटर्स के इस कलेक्शन को हम ग्लोबलाइज मतलब सबके लिए नहीं बोल सकते। यहां पर पर्सनल इंटरेस्ट आ गया, आपके सबके व्यूज अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक्टर और एक्ट्रेस के लिए होते हैं ना, जैसे शाहरुख खान किसी को पसंद है, किसी को सलमान पसंद है, किसी को अमिताभ पसंद है, किसी को नहीं है। कोई हीरोइन है, किसी को कैटरीना पसंद है, किसी को करीना पसंद है। तो सबके अलग अलग व्यूज पॉसिबल हो सकते हैं। तो उसमें एक रूल नहीं बना सकते हैं, और जहां पर रूल नहीं बनता तो वो वेल डिफाइंड नहीं बोला जा सकता और वो सेट नहीं होगा। ओके, तो सेट होने के लिए क्या जरूरी है, वो वेल डिफाइन होना जरूरी है। ओके, तो यहां पर पर्सनल इंटरेस्ट आ गया, तो ये कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं होगा। लेकिन कलेक्शन ऑफ इंडियन क्रिकेटर, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, जो इंडिया की तरफ से खेला या बीसीसीआई की थ्रू रजिस्टर्ड है, चाहे वो किसी का पसंदीदा हो या नहीं हो, जो रजिस्टर्ड है वो सारे ही इंडियन क्रिकेटर होंगे। तो इट विल बी वेल डिफाइंड, तो ये क्या होगा, सेट होगा। जैसे हम एक और बात करते हैं, देखिए क्या, आप बताइए, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स ले लो, कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10, 10 से कम ऑड नंबर्स बता दो। तो 10 से कम आने वाले ऑड नंबर्स क्या है, बताइए क्या क्या होंगे, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, इसमें कोई डिस्प्यूट है क्या किसी को, यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो इस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। और लिखते कैसे हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से। ओके, तो आई थिंक अब आपके क्लियर हुआ होगा, वेल डिफाइन। आपके जो एक्सरसाइज 1.1 है, कौन सी एक्सरसाइज है, इंट्रोडक्शन जो एक्सरसाइज है 1.1, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन है। अगर आपके पास कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो उस कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे, और डिस्प्यूट नहीं आ रहा है तो उस कलेक्शन को हम सेट कहेंगे। ठीक है, अब बारी आती है एक चीज और देखते हैं, मेंबर ऑफ अ सेट। ठीक है, मेंबर भी बोल सकते हैं या
एलिमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेंबर भी बोल सकते हैं और एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ये थोड़े कुछ हमारे पास प्रोसीजर हैं जिसको हम यूज करेंगे बार बार लिखने में। ओके, जैसे अभी हमने बात करी थी इंग्लिश वोवल्स की, तो क्या क्या था? ए, ई, आई, ओ, यू, इसको हमने नेम दे दिया ए, सेट ए। अब बताइए क्या इस कलेक्शन के अंदर, इस कलेक्शन के मेंबर कौन कौन है? ए, ई, आई, ओ, यू, या हम यू बोल सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू सेट ए, ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो अगर ए इस सेट को बिलोंग करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ए किसका मेंबर हुआ? इस सेट का मेंबर हुआ। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, अब बिलोंग्स टू समझ में आया ना? जैसे कई बार हम अगर अभी तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती है तो हम ये पूछते हैं भाई बेटा आप कहाँ से हो, आप कहाँ को बिलोंग करते हो? बिलोंग मतलब किससे रिलेशन है? तो ए किसको बिलोंग कर रहा है? इस सेट ए को। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए इज अ मेंबर ऑफ सेट और ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। लेकिन इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखे हम बार बार? तो इसको एक नोटेशन दिया गया है। क्या नोटेशन दिया है? इन दोनों की जगह हम छोटा सा लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए। इसको या तो बिलोंग्स टू पढ़ लीजिए या एलिमेंट ऑफ पढ़ लीजिए। जैसे आई की बात करें तो आई बिलोंग्स टू ए, यू की बात करें यू बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब मैंने ऐसा नहीं है कि बीच बीच में छोड़ दिया, आप ए भी ले सकते हो। जैसे हम बात करें डी बिलोंग्स टू ए, क्या सही लिखा क्या मैंने? डी बिलोंग्स टू ए, इज इट करेक्ट और नॉट? डी तो है ही नहीं, तो जब डी नहीं है तो क्या इसको बिलोंग करेगा? क्या नहीं करेगा। तो नहीं करने के लिए कट कर देना है, बस सिंपल। अगर है तो यस, नहीं है तो उसको क्या कर देना है? आपको कट कर देना है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। तो ध्यान रखिएगा, अभी हमने दो बातें सीखी है कि सेट को कैसे डिफाइन करते हैं। सेट की डेफिनेशन क्या होती है? जो वेल डिफाइन हो, विच इज वेल डिफाइंड, दैट इज सेट। सेट पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? उसके एलिमेंट्स को, इसको क्या बोलते हैं? ए बिलोंग्स टू ए। अगर है तो यस, नहीं है तो उसको क्या कर देना है? कट कर देना है। ठीक है, आई थिंक आपके ये क्लियर हुआ होगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब ये तो बात आ गई इसके एलिमेंट्स के रिप्रेजेंटेशन की, किसके? एलिमेंट्स के रिप्रेजेंटेशन की। ओके, लेकिन सेट को भी तो दो तरीके से रिप्रेजेंट किया हमने। कैसे? कैसे देखो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना हमने ए, ई, आई, ओ, यू, एक एक एलिमेंट लिखे, लेकिन ये आए कहां से थे? हमने बोला था वोवल्स इंग्लिश के। तो एक तो हमने थ्योरेटिकली बोला, एक उस थ्योरी को सॉल्व करके एलिमेंट्स लिखे। तो इसी बिहाफ पे इसके दो टाइप्स के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। ठीक है, तो सेट को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन सा? फर्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म। आप लोग कॉपी में ऐसा डिजाइन बनाएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड इज रोस्टर फॉर्म, इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? देखिए, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, इसका लिखने का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है। देखो क्या बोले सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसका आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। यहां पर हम डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? डेफिनेशन। और रोस्टर फॉर्म में हम लिस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? लिस्ट बनाते हैं एलिमेंट्स की। ओके, तो डेफिनेशन देने के लिए आपने जो भी फॉर्मूले पढ़े होंगे अब तक 10th क्लास में, डेफिनेशन देने के लिए हमेशा वेरिएबल यूज किया जाता है ना। जैसे x हो गया, जैसे आपने एपी में पढ़ा होगा a + n-1d, तो कुछ ना कुछ वेरिएबल्स यूज में लिए जाते हैं कांस्टेंट। तो यहां पर भी वैसा ही करने वाले हैं। देखिए क्या करना है। जैसे हमने लिखा वेरिएबल x, यहां पर ये प्रोसीजर है, फिक्स है। या तो आप डबल डॉट लगाएंगे या ऐसे स्लैश लगाएंगे। इसका मतलब होता है सच दैट x इज सच दैट, x ऐसा है भाई, कैसा है? x इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश। x इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश। ठीक है, थ्योरी बना दी हमने, डेफिनेशन बना दी। अब जब इस डेफिनेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? देखो, a
इक्वल्स टू। तो बताइए इंग्लिश के वोवल क्या क्या होते हैं। तो हम डेफिनेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए ई आई ओ यू। क्या लिखना पड़ेगा, ए ई आई ओ यू। तो अगर हम डेफिनेशन फॉर्म में लिखें तो दैट इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म, और अगर हम लिस्टेड फॉर्म में लिखें उसको डेफिनेशन को सॉल्व कर दें तो वो क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए एक और मैं ले रहा हूं बी, इसमें क्या हो जाएगा x such that x is a solution, x is a solution of x square plus 5x plus 6 equals to 0। x किसका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो आंसर आएगा वो हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, आप लोगों ने 10th क्लास में अच्छी तरह से किया है। 2x plus 3x plus 6 equals to 0। तो x plus 2 प्लस 3 कॉमन आ रहा है, x plus 2, तो फाइनली क्या बचा, x plus 2 और x plus 3 इक्वल टू 0। तो आइदर x plus 2 इक्वल टू 0 और x plus 3 इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारे पास आंसर क्या आ गया, -2 और -3। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, b इक्वल्स टू -2 -3। समझ में आया। तो डेफिनेशन लिखेंगे तो दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। इफ वी लिस्ट एलिमेंट्स, लिस्ट कर देंगे और एक एक एलिमेंट्स को लिखेंगे सॉल्व करके, तो उसको क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। ओके, तो पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। ओके, अब अभी तक हमने क्या किया, इससे हमने वो कन्वर्जन किया। अब उससे ये वाला कन्वर्जन करके देखते हैं कि वो बनता है या नहीं बनता है। तो देखिए कैसे, जैसे कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं हम। 1 4 9 16 ये ले लिया। अब देखिए नंबर्स में कुछ खास बात है क्या, ये सारे स्क्वायर्स हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसके बीच में कुछ नहीं है, इसके बाद भी कुछ नहीं है। ओके, तो इसके डेफिनेशन कैसे बनाएंगे हम, देखिए डेफिनेशन का मतलब रूल हो सकता है कुछ भी, x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या क्या है यहाँ पर, 1 2 3 4। बस ये डेफिनेशन बन गई। x सच दैट x ऐसा है, कैसा है भाई, कि x कब मिलेगा, जब n का स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे। और n की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 2 3 4 तक। ओके, तो पहले 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16। ओके, जैसे देखिए एक और, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर ये तो और ज्यादा होता तो क्या करते, और जाना मीन्स ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक होता तो क्या करते। तो देखो b x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, तो n इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं यहाँ पर, 1 2 3 डॉट 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 टू इनफाइनाइट लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं, 4, काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, तो इस टाइप के सेट को बोलते हैं फाइनाइट सेट। यहां पर कितने एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट, तो इस टाइप के सेट को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी वापस दोबारा। ओके, अभी ये आ गया तो इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब देखिए तो ये हुआ, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n, ये भी आप लोगों ने शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर्स, याद है, नेचुरल नंबर्स पढ़े होंगे आपने। ठीक है, अब सेट में हम दोबारा वो चीज सारी पढ़ेंगे। ओके, आए समझ में, एक बार और देखिए, ये क्लियर है, हटा दो इसको। ओके, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। एक चीज और, जैसे a, मैं बार बार a नाम ले रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हैं जो भी इच्छा हो आपकी। x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, वो उधर नहीं लिखा। ओके, x इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। अब x क्या है, इस मैथमेटिक्स का एक लेटर है। तो देखो यहां खास बात, पहली बात,
जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे दिमाग में आता है कि मैथमेटिक्स लिख दो, इसका लेटर ही तो लिखना है, तो मैथमेटिक्स लिख दीजिए। तो मैथमेटिक्स लिखेंगे तो क्या क्या आएगा, एम आएगा, ए आएगा, टी आएगा, एच आएगा, ई आएगा, फिर आई आएगा, सी आएगा, एस आएगा, और फिर देखो वापस एम आ गया। ये सही है या नहीं इस पे बात करते हैं। तो देखिए हमने क्या बोला था, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो एम का कलेक्शन हम एक बार ले चुके हैं, तो एम को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ए का कलेक्शन हम एक बार ले चुके हैं, तो इसको भी नहीं है और ना ही टी को है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कलेक्शन में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। जिस एलिमेंट को आप एक बार लिख चुके हैं उसको दोबारा नहीं लिखना है। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स में फाइनली क्या आएगा, एलिमेंट्स के लिए क्या खास बात है, कांट बी रिपीटेड। ठीक है, रिपीट नहीं करना है। तो इसमें क्या आएगा, एम ए टी एच ई आई सी एस, मैथमेटिक्स। ओके, क्लियर, पहली बात। दूसरी बात, किसी के दिमाग में आता है कि सर मैं तो कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखूं, मैं ऐसे लिख देता हूं एम ए टी एच ई आई सी एस, स्मॉल लेटर्स में लिख दो। हाँ भाई लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने कैपिटल में इसलिए लिखा है क्योंकि आपको वर्ड दिया हुआ है कैपिटल में। जैसे अभी देखो इंग्लिश वोवल की बात कर रहे थे ना, तो इंग्लिश वोवल को हमने ऐसे नहीं लिखा क्योंकि हमें कुछ दिया हुआ ही नहीं था। तो आप कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, क्लियर है आई थिंक। ओके, तो ध्यान रखना, एक तो कैपिटल स्मॉल का कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरा इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है। आप एक बार जिस लेटर को इंक्लूड कर चुके हैं उसको दोबारा लिखने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके, अब आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं 1.1, शायद एक मिनट में देख लेता हूं। 1.1 में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। कोई कलेक्शन है या नहीं है, कौन सी फॉर्म लिखनी है, रोस्टर फॉर्म लिखनी है या नहीं लिखनी है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप इसके कर सकते हैं। ओके, तो आप रूल बनाइएगा, नहीं आया तो हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हमने पढ़ा सेट की डेफिनेशन, सेट का रिप्रेजेंटेशन, एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन। एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आपकी जो 9th या 10th की क्लास उसमें आप लोगों ने कहीं नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स वगैरह। तो एक बार उसको पढ़ के आइएगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि वो नंबर्स तो आप वहाँ पढ़ चुके हो, लेकिन हमने क्या पढ़ा, कलेक्शन, वेल डिफाइन। अब वो वेल डिफाइन है, उसके कलेक्शन को हम यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सेट से। वहां पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इनको हम यहाँ पर वापस पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बिहाफ पे आप एक्सरसाइज 1.1 ट्राई कर सकते हैं और आई थिंक आ जाएगी। पहले एग्जाम्पल्स कीजिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।